नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के बारे में। 12 लेक्चर्स तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। 27 नंबर के क्वेश्चन को लास्ट वाले सेशन में एकदम अंत में किया हुआ था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल क्या रहे हैं पहले समझ लेते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, दो कण है दोस्तों। कौन सा? पहला कण है प्रोटॉन, प्रोटॉन से आप परिचित हैं। दूसरा कण है अल्फा कण। अल्फा कण होता क्या है? अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु का भीतरी भाग जो होता है वो बिल्कुल सॉलिड होता है, दृढ़ होता है, ठीक है। उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उसके अंदर धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं और कुछ उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमण करते रहते हैं, ठीक। अब हमको करना क्या है? हीलियम परमाणु का नाभिक लेना है, उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के हटा देना। जो सेंट्रल पोर्शन बचेगा, जो कि केंद्रीय भाग बचेगा, जो काफी दृढ़ है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिक। तो हीलियम परमाणु का जो नाभिक मिलेगा उसी को हम लोग अल्फा कण बोलेंगे, ठीक। तो एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण है, वो समान विभवांतर से त्वरित किए जा रहे हैं, ठीक है। और जब आप किसी भी आवेशित कण को, ये दोनों ही कण आवेशित कण है, जब इसको त्वरित करेंगे तो कोई ना कोई इनके पास गतिज ऊर्जाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो इनके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जाएं बोल रहे हैं कि ईपी तथा ई अल्फा क्रमशः गतिज ऊर्जाएं हो, तथा वीपी एवं वी अल्फा उनके वेग हो। तो वीपी बाई वी अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए अब मुझे इसे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर किसी आवेशित कण को v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है, v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तब कण के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान निम्नलिखित होता है। कितना होता है? E मतलब एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो E, यहां पे मैं गतिज ऊर्जा को E से लिख रहा हूं दोस्तों। E यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वैल्यू होती है, या आप यूं कह लीजिए कि इसका एक सूत्र होता है कि ½ mv²। m क्या है? कण का मास यानी द्रव्यमान, और v क्या है? कण का वेग, ठीक है। अगर किसी आवेशित कण को आप v विभवांतर से त्वरित करते हैं तो क्यों आवेश को v विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित गतिज ऊर्जा का मान k बराबर ½ mv² बराबर qv होता है, ठीक है। ओके, अब यही प्रोसेस, यही बिल्कुल स्टेप हम लगाएंगे किस पे? प्रोटॉन पे लगाएंगे। फिर यही कंडीशन अप्लाई करेंगे अल्फा कण के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए रख दीजिए, कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा E ऑफ P इक्वल ½ m। देखिए अब यहां पे कण के द्रव्यमान की भी बात आ गई है, क्योंकि यहां पे m क्या होता है? कण का द्रव्यमान। भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? mp लिख दिया। m मतलब मास, p मतलब प्रोटॉन, ठीक है। ओके, और यहां पे v मतलब होता है कण का वेग। बात हो रही है प्रोटॉन की, तो ये प्रोटॉन का वेग हो गया vp, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, भाई अल्फा कण प्रोटॉन के लिए बात हो रही, तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? स्मॉल ई, तो ये हो गया स्मॉल ई और ये हो गया v, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अल्फा कण के लिए। अल्फा कण के लिए देखिए दोस्तों, अल्फा कण के लिए क्या होगा? अल्फा कण के लिए हम लोग ऊर्जा को E अल्फा से लिखेंगे, क्योंकि बोल रहा है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी है? E अल्फा। तो E की जगह पे यहाँ पे E अल्फा आ गया। और दोस्तों ये बराबर होता है ½ mv² के, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ m। m किसका? m होता है कण का द्रव्यमान। मैं बात कर रहा हूं अल्फा कण की, तो यहां पे लिखेंगे अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा, ठीक है। और ये हो गया v अल्फा, तो ये हो जाएगा v अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल, ठीक, इक्वल। और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे क्यों है? क्यों क्या होता है दोस्तों? कण का आवेश। अल्फा कण का आवेश कितना होता है? 2e, ठीक है। अल्फा कण का आवेश होता है 2e, तो ये हो गया 2e और विभवांतर अपनी जगह है, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। चलिए दोस्तों, ठीक, अब इसको हम समझ सकते हैं। जरा देखिए, समीकरण 2 और 3 की तुलना करिए। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है Vp अपॉन V अल्फा, मतलब Vp और V अल्फा में कुछ भी ऐसा करे कि संबंध आ जाए, ठीक। और दोस्तों कोशिश करेंगे हम लोग कि संबंध ऐसा आए कि वो एक कांस्टेंट के फॉर्म में हो, मतलब उसमें कोई वेरिएबल ना हो, एक कांस्टेंट के फॉर्म में आए कि हमको पता चल जाए कि जो है V अल्फा Vp का इतना गुना है या Vp V अल्फा का इतना गुना है, ठीक। ओके, नंबर्स के फॉर्म में आना चाहिए। क्या करें? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर लिया जाए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए डिवाइड करिए जरा। चलिए अब डिवाइड करते हैं, देखते हैं बचेगा क्या है। देखिए यहाँ पे
दोनों का विभवांतर एक जैसा था, क्योंकि बोल रहे हैं दोनों ही कणों को समान विभवांतर से त्वरित करेंगे, दोनों का विभवांतर एक है, यहाँ ई भी सेम मैच कर रहा है, ये कट जाएगा पोर्शन, ठीक है। और देखिए जो रिजल्ट आएगा वो अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ, जो रिजल्ट आएगा वो हम इधर लिखते हैं। देखिए इसका तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ईपी और ई अल्फा की वैल्यू मुझे, मतलब ये वेरिएबल है ना, तो इनको लेकर चलने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, हम केवल ये दो टर्म लेके चल रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमें वी अल्फा का मान चाहिए, वी अल्फा और वीपी यहाँ पे आ रहे हैं और इधर से कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक। चलिए और देखिए दोस्तों 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कितना बचेगा, ये बचेगा एमपी आया एमपी वीपी का स्क्वायर अपॉन एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक फैक्ट यूज करेंगे, फैक्ट क्या है कि एम अल्फा, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो करीब करीब कितना होता है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ लगभग बराबर होता है, कितना, 4 टाइम्स एमपी के, ठीक है, 4 टाइम्स एमपी के बराबर होता है। चलिए यहां पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी मैं एम अल्फा की जगह रख सकता हूं 4 टाइम्स एमपी, ठीक। तो एमपी को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, और यहां एम अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स एमपी। चलिए भाई, ठीक, और ये वी अल्फा इज इक्वल टू 1/2। चलिए कितना आ गया, एमपी से एमपी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और कितना बचेगा, ये बचेगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वीपी अपॉन में वी अल्फा इज इक्वल टू, ये कट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, कितना हो गया, 2 आ गया, और इधर होल स्क्वायर है इसका, और यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा, वीपी अपॉन में वी अल्फा इज इक्वल टू √2, ठीक। इतना सा आंसर था, ये करना है, ठीक। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि आपको इसमें कुछ दिया नहीं है, कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है कि आप बड़ी आसानी से करेंगे, मतलब इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि किधर जाएं, कौन सी इक्वेशन को किससे किसमें जोड़े घटाएं या डिवाइड करें, ठीक है। तो मैंने बोला था जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान के चलिए, बहुत आते हैं, ठीक है, तो इस पर मैंने स्टार बना दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही सरल, ठीक है। इसमें बोल क्या रहे हैं, विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को पता क्या है, सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपने उसको, इलेक्ट्रॉन है तो आवेश आपको जानते ही हैं, ठीक है। जब भी किसी आवेशित कण को या आवेश क्यू को v विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उसके द्वारा अर्जित या प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है दोस्तों, E बराबर ½ mv², मतलब E वही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, गतिज ऊर्जा को मैं E से लिख रहा था, E बराबर ½ mv² बराबर qv, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक बार इसको लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q बराबर e, ठीक है, यही तो आवेश होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है भाई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके चलिए, तो अब एक बार इसको इलेक्ट्रॉन के लगाएंगे तो यहां लिखेंगे E स्मॉल ई, कैपिटल ई का मतलब है गतिज ऊर्जा, स्मॉल ई का मतलब है गतिज ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ओके, ये एज इट इज रहेगा। भाई द्रव्यमान भी तो इलेक्ट्रॉन का लेंगे, जब गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान भी तो कण का ही होता है, और वो कण कौन सा, इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान भी किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। और v मतलब वेग, किसका वेग, कण का वेग, कण मतलब इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक। चलिए भाई ओके, और क्यों होता है दोस्तों, आवेश, ठीक है, और जिस कण को हम लोग त्वरित कर रहे हैं उसी कण का तो आवेश लेंगे ना, तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कितना होता है, Q बराबर स्मॉल ई होता है। स्मॉल ई क्या है दोस्तों, वही मूल आवेश है जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, कितनी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ओके चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। पहले कण के लिए हम काम कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कण के लिए, ठीक है, अल्फा कण। अच्छा दोस्तों अभी देखिए पूछा क्या गया है, संवेगों का अनुपात पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम काम करेंगे, ठीक। जैसे सपोज करिए, अभी मैं इसको हटा भी सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं है, चलिए लिखा भी रहने दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे हम, ऊपर हमने ऊपर हम इसमें me से गुणा करेंगे और नीचे me से भाग भी कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर रहा हूं तो भाग भी तो कर रहा हूं, ठीक है। वही काम यहां भी हो जाएगा दोस्तों, 1/2 ये बन जाएगा, me से गुणा किया, एक me ऊपर है और me का गुणा करेंगे बन जाएगा me² ve² अपॉन में me, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बस गुणा भाग किया है, क्यों किया है अभी समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। ओके, अब इस पक्ष में किया है तो इधर भी तो करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा me स्मॉल ई v अपॉन में me, वो बात अलग है, ये दोनों दोस्तों कट जाएगा देखिए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए तो कितना आ गया, ये एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। और यही हाल यहां भी होगा, ये भी एज इट इज बन जाएगा ऐसे, ठीक। तो इतनी चीज आ गई हमारे पास, ठीक। अब देखिए क्या बन गया है, ये बन गया है MEVE, ठीक। आपको पता है दोस्तों कि P बराबर रेखीय संवेग बराबर M इंटू V होता है ना। तो चलिए अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए तो Me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, VE मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, Me इंटू VE मतलब P यानी कि इलेक्ट्रॉन का संवेग, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या बन रहा है, ये बन जाएगा E ऑफ स्मॉल e इज इक्वल टू PE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ME, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल E, इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब दूसरा कण कौन सा हमारा, अल्फा कण। पहला कण हमारा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर चुके हैं, अब अल्फा कण के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा कण। देखिए दोस्तों अगर आपको इतना लिखना भारी पड़ रहा हो या फिर बार बार लिखने से बचना चाहते हो तो अल्फा लिखने से अच्छा है आप उसका सिंबल बना दीजिए, ऐसे लिख लीजिए अल्फा कण। बात एक ही है, ठीक है, चाहे ऐसे लिखे अल्फा कण चाहे ऐसे, इसमें कम टाइम लगेगा, वो टाइम टेकिंग है, ठीक है। अल्फा कण के लिए दोस्तों अल्फा कण के लिए आवेश कितना होता है, Q बराबर 2E होता है, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो चलिए अब हम लोग इसी इक्वेशन को इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा E अल्फा इज इक्वल टू 1/2 M अल्फा V अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमको करना क्या है, लेकिन दोस्तों जो काम हमने यहां किया था वही काम यहां भी करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर M अल्फा से गुणा करेंगे, नीचे M अल्फा से गुणा करेंगे, ऊपर वाला वही बन जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिखता हूं मैं। सपोज करिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 1/2 ये हो जाएगा M अल्फा का स्क्वायर V अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M अल्फा इक्वल 2EV, ठीक है। देखिए M अल्फा V अल्फा का होल स्क्वायर मतलब ये P का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, जैसे मैंने यहां किया हुआ था। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, E अल्फा इज इक्वल टू, तो रेखीय संवेग P बराबर MV होता है ना। जब अल्फा कण की बात करेंगे तो अल्फा कण का रेखीय संवेग को हम लोग लिखेंगे P अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कण का द्रव्यमान M अल्फा इंटू अल्फा कण का वेग V अल्फा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप डिवाइड करिए, ठीक है। और देखिए इनके संवेगों का अनुपात पूछा है। इनके संवेगों का अनुपात का मतलब क्या होता है, जिस कण का नाम पहले लिया गया है उसका संवेग ऊपर रखना है और जिस कण का नाम बाद में लिया गया है उसके संवेग को नीचे रखना है। पहले नाम लिया है इलेक्ट्रॉन का और बाद में नाम लिया है अल्फा कण का, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग ऊपर, अल्फा कण का संवेग नीचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग कहां है, इक्वेशन नंबर 2 में, अल्फा कण का इक्वेशन नंबर 3 में, तो 2/3 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन 2/3, ठीक। चलिए क्या हो जाएगा, हम लोग उसको डिवाइड करते, देखिए दोस्तों वही वाला काम जो पहले किया था। यहाँ पे E ऑफ E स्मॉल e और E अल्फा को लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, मुझे एक पता चलना चाहिए कि ये चीज इसकी कितनी गुनी है, बस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के 2 टर्म्स और यहाँ के 2 टर्म्स को लेके डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, ओके। कितना हो जाएगा, PE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ME हो गया, डिवाइडेड बाई P अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2M अल्फा इक्वल, यहां देखिए पहले इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, इलेक्ट्रॉन E स्मॉल E और V, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू, अल्फा कण की वैल्यू नीचे लिखनी है 2E ऑफ V, ठीक है। ये देखिए ये पूरा कट जाएगा, ठीक, और देखिए 2 से 2 कटेगा। अब जो आएगा वो है क्या, वो आ रहा है PE स्क्वायर इंटू M अल्फा डिवाइडेड बाय P अल्फा स्क्वायर इंटू ME, ठीक, ओके। कितना आया, 1/2। और निकालना क्या है, संवेगों का अनुपात निकालना है, तो PE डिवाइडेड बाई P अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ME डिवाइडेड बाई 2M अल्फा, ठीक। अब यहां से अंडर रूट ले लीजिए और अंडर रूट लेने बाद देखिए दोस्तों कितना बनेगा, ये क्या बचेगा, मतलब क्या आएगा, ये आने वाला है PE डिवाइडेड बाई P अल्फा इक्वल, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ME डिवाइडेड बाई, ठीक है, ME डिवाइडेड बाई 2M अल्फा, ठीक, और ये आ गया हमारा पूरा अंडर रूट में, ठीक, इतना आएगा दोस्तों, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं था, केवल प्रूफ करना था। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक्चुअली ये आपके
बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, मतलब आप ये चेक करते हैं कि आप उस हिसाब से सोच पा रहे हो कि नहीं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिंपली आप गुणा भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको रफ करता हूं मैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि दो चालक हैं, ठीक है, दोनों की धारिताएं C1 और C2 हैं, ठीक है, विभव कितने हैं, V1 है V2 है। पहले उन्हें स्पर्श कराया जाता है, फिर स्पर्श कराने के बाद अलग कर दिया जाता है, जिस कारण उनके विभव में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा V1 तथा डेल्टा V2 है। तो सिद्ध कीजिए कि C1 डेल्टा V1 इक्वल C2 डेल्टा V2, ठीक है। पहली बात तो दोस्तों बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है और ये 2 लाइन में खत्म भी होने वाला है, ठीक है, 2 लाइन में खत्म होने वाला है दोस्तों, ठीक है। देखिए बिल्कुल दोस्तों, ये 2 लाइन में ही खत्म होगा। यहाँ पे देखिए हम क्या है, 2 आवेश, एक्चुअली हम लोग करते क्या है, 2 क्षण मान लेते हैं, ठीक है। इसकी धारिता हमने मान ली है कितनी है, C1 है, इसकी धारिता कितनी है, C2 है, इसका प्रारंभिक विभव कितना है, V1 है, इसका प्रारंभिक विभव V2 है। और दोस्तों अब देखिए दोनों के विभव को हमने अलग अलग लिखा है, पहले वाले चालक के या पहले वाले चालक पदार्थ या क्षण, आप जो मन करे मान लीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये चालक पदार्थ है, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। मैंने बताया था ना पहले चैप्टर में, ये चालक है, ठीक है, लोहे की रॉड हो सकती है, पीतल, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहले वाले क्षण की या पहले वाले चालक की धारिता है C1 और विभव V1, दूसरे की धारिता C2, विभव V2। दोस्तों C1 V1 क्यों किया, C1 C2 क्यों किया, क्योंकि दोनों की धारिताएं अलग अलग है। अगर दोनों की धारिताएं दोस्तों एक होती तो C1 C2 क्यों करते, दोनों को C मान लेते ना, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट। दोनों के विभव, अगर दोनों के विभव बराबर होते, पोटेंशियल्स बराबर होते, तो V1 V2 क्यों, दोनों को V मान लेते भाई, इसका पोटेंशियल भी V हो जाता है, इसका पोटेंशियल भी V हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। अब जाहिर सी बात है दोनों अलग हैं दोस्तों, दोनों बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक कम होगा। हमने सपोज करिए, हमने मान लिया है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। आपकी इच्छा, आप चाहें तो उल्टा मान लीजिए, V2 इज ग्रेटर देन V1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, ठीक है। ये फिजिक्स है, घूम फिर के आप वहीं पर आएंगे, कॉन्सेप्ट सही लगाइए, आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस रास्ते से जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, फिर कह रहा है पहले उन्हें स्पर्श करा रहे हैं। स्पर्श कराने में क्या होगा, स्पर्श कराने में आपने क्या किया, इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया। जैसे ही आपने इनको एक तार से जोड़ा है, क्या होगा भाई, जिसका विभव ज्यादा है उसमें से आवेश निकलेगा। कौन सा आवेश, धन आवेश, ठीक है। और दोस्तों धन आवेश गति करता नहीं है, तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कम विभव वाले जगह से उच्च विभव वाले स्थान पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकले उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। होगा क्या कि जैसे हमने बोला था कि V1 ज्यादा है V2 कम है, हमने मान लिया ना, तो जब दोनों को तार से जोड़ेंगे तो आवेश कम विभव वाले स्थान से अधिक विभव वाले स्थान, अधिक विभव वाले स्थान से कम विभव वाले स्थान में आवेश तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और जहां दोनों का विभव बराबर हो जाएगा वहीं पे ये काम रुक जाएगा, ठीक है। हमने मान लिया है कि V1 ज्यादा है V2 कम है, तो जब हमने इनको तार से जोड़ा हुआ है तो V1 का मान कम होगा, V1 ज्यादा है V2 कम है। जब हमने तार से जोड़ा तो तार से जोड़ने पर क्या होगा, आवेश का आदान प्रदान होगा। आवेश का आदान प्रदान तब तक रुकेगा नहीं जब तक V1 और V2 बराबर ना आ जाए। सपोज करिए दोस्तों, ये लेवल है V1 का, ये लेवल है V2 का, जब इनको बराबर होना है तो क्या होगा, V2 बढ़े, V2 ऊपर जाए और V1 नीचे आए। एक समय ऐसा आएगा जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बस यही काम होगा, V1 घटेगा और V2 बढ़ेगा। V2 को बढ़ना है, V1 को घटना है, तभी तो दोनों लेवल में आएंगे, ठीक। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ किया क्या है, पहले चालक पर प्रारंभिक आवेश, भाई Q बराबर CV होता है ना, तो पहले चालक का आवेश अगर हम Q1 मान ले, सपोज करिए पहले वाले चालक पर प्रारंभिक रूप से आवेश कितना है, Q1 है, ठीक। अभी हमने इसको जोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाले चालक पर आवेश है कितना, Q2। तो हमको पता है ना दोस्तों, किसी भी चालक के लिए आवेश Q, धारिता C और विभव V में क्या संबंध होता है, Q बराबर C इंटू V। तो पहले वाले चालक के लिए सब कुछ 1 1 है तो Q1 इक्वल C1 इंटू V1। दूसरे वाले चालक के लिए सब कुछ 2 2 है तो Q2 इक्वल C2 इंटू V2। अब देखिए दोनों चालकों पर कुल प्रारंभिक आवेश, ठीक है, दोनों चालकों पर कुल प्रारंभिक आवेश तो कैसे निकालेंगे, पहले चालक का प्रारंभिक आवेश यानी कि Q1 प्लस दूसरे चालक का प्रारंभिक आवेश यानी Q2, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, कैपिटल Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। अब हम लोग
इसको जोड़ देते हैं तार से, जैसे अभी मैंने बताया था। जैसे ही आप इसको तार से जोड़ेंगे, इसको तार से जोड़ने के बाद क्या होगा, उच्च विभव वाले स्थान से निम्न विभव वाले स्थान की ओर आवेश प्रवाहित होते हैं। और आवेश तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक ज्यादा विभव वाले चालक का विभव कम ना हो जाए और कम वाले का बढ़ ना जाए। जहां दोनों बराबर हो जाएंगे, पोटेंशियल बराबर, मतलब चार्ज का जो ट्रांसफरेंस हो रहा है, आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है दोनों चालकों के बीच में, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक, और ये काम होने में दोस्तों बहुत कम समय लगता है। आप उसको स्पर्श कराइए, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड के अंदर ये काम हो जाता है। पलक भी झपकने में इससे ज्यादा समय आप लेंगे। ठीक है, पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है। आपने उसको टच कराया, तुरंत जो कुछ ट्रांसफर होना था वो हो गया। ठीक है, अब दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। तो कह रहे हैं, अब देखिए, हम जाहिर सी बात है ना, जिसका विभव ज्यादा था उसका विभव कम होगा। हमने मान लिया इसमें से डेल्टा V1 विभव कम हो गया। ठीक है, और जब V1 में से डेल्टा V1 विभव कम हो गया तो विभव कितना बचेगा, V1 माइनस डेल्टा V1। ठीक है, और V2 कम था ना तो ये बढ़ा होगा। भाई कम वाले का विभव बढ़ता है, ज्यादा वाले विभव का ज्यादा, मतलब जिस चालक का विभव ज्यादा होता है वो कम होता है, और जिसका विभव कम होता है वो बढ़ेगा, तभी तो दोनों बराबर आएंगे। हमने मान लिया दूसरे चालक के विभव में होने वाली वृद्धि डेल्टा V2 है, तो अब इसका कुल विभव कितना हो जाएगा, V2 प्लस डेल्टा V2। ठीक है, चलिए, पहले चालक पर अंतिम आवेश। अब दोस्तों अंतिम आवेश का मतलब क्या है, जब हमने उनको तार से जोड़ दिया, ज्यादा विभव जिसका था उसका विभव कम हो चुका है और कम वाले का बढ़ गया है, और तब तक ये प्रक्रिया हुई जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो गए। ठीक है, तो अब पहले वाले चालक का विभव V1 नहीं रह गया, बल्कि V1 से घटकर V1 माइनस डेल्टा V1 हो गया, और दूसरे वाले चालक का विभव V2 नहीं रहा, बल्कि V2 से बढ़कर V2 प्लस डेल्टा V2 हो गया। अब अंतिम स्थिति में इनका विभव निकालना है, सॉरी, इनका आवेश निकालना है। पहले चालक पर अंतिम आवेश कैसे निकालेंगे, Q बराबर, यानी Q1 बराबर C इंटू V होता है, तो C1 इंटू ये पूरा ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे चालक पर अंतिम आवेश Q2 इक्वल, यहाँ 2 होगा। ठीक है, Q2 इक्वल C2 इंटू V2 प्लस डेल्टा V2, दोनों पर कुल अंतिम आवेश। तो करना क्या है हमें, अब हमने दोनों चालकों पर कुल अंतिम आवेश निकालना है, तो Q1 डैश और Q2 डैश को जोड़ देंगे, जो कितना आ जाएगा। ठीक, लेकिन दोस्तों जरा आप अपने थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और बताइए, आवेशों का संरक्षण आपने गुण पढ़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आवेशों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर करिए, कुल आवेश संरक्षित रहता है। यही काम यहां भी होगा, यानी कि जोड़ने से पहले दोनों चालकों का कुल आवेश जो कि कैपिटल Q आया था, और जोड़ने के बाद दोनों चालकों का कुल आवेश जो Q डैश आया, ये दोनों बराबर होंगे। बस इनको इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। आवेशों के संरक्षण से हम कह सकते हैं कि Q बराबर Q डैश होगा। रख दीजिए, कितना आएगा, यह आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल, अब यहाँ Q डैश कितना है, ये है पूरा Q डैश, ये हो गया C1 V1 माइनस डेल्टा V1। ठीक है, प्लस C2, ये हो जाएगा V2 माइनस डेल्टा V2। ठीक है, चलिए, C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल कितना हो जाएगा, C1 V1 माइनस C1 डेल्टा V1 प्लस इसका से मल्टीप्लाई C2 V2 माइनस C2 डेल्टा V2। ठीक, C1 V1 से C1 V1 कैंसिल, C2 V2 से C2 V2 कैंसिल, कितना बचेगा, ये देखिए। हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, ये V2 प्लस था ना, ये V2 प्लस डेल्टा V2 था ना, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, चलिए, कितना बचा देखिए, इधर बचेगा 0 इज इक्वल टू माइनस का C1 डेल्टा V1 प्लस C2 डेल्टा V2, और दोस्तों पक्षांतर कर दीजिए, इसको उधर ले आइए, कितना बचेगा, ये बनेगा C1 डेल्टा V1 इक्वल C2 डेल्टा V2। और ध्यान से देखिए दोस्तों, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो बस ये देखिए क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, मतलब इजी है, आपको थोड़ा सा लिख के बताना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लगा थोड़ा, नहीं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31, दो गोल चालक हैं A और B। ठीक है, दोनों के व्यास कितने हैं, D1 और D2 है। ठीक, ओके, इनके विभव, सॉरी, इनको क्रमशः V1 तथा V2 विभवों तक आवेशित किया था। पहले गोले को आवेश दे रहे हैं, उसका विभव बढ़ेगा, दूसरे को दे रहे हैं, उसका विभव भी बढ़ेगा, और तब तक आवेश दिया गया जब तक गोले A का विभव V1 और गोले B का विभव V2 नहीं हो जाता। ठीक है, जब उनको आवेशित कर लिया गया, उसके बाद उन्हें एक पतले धातु के तार से जोड़ने पर इनके परिणामी विभव और इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास का मान निकालना है हमें। ठीक है, चलिए इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, ये भी कुछ बढ़िया ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए अब हमको सबसे पहले तो ये बताना है कि पहले गोले पर अगर विभव V1 है, धारिता उसकी C1 मान लेते हैं, तो उस पर
कितना आवेश होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, पहले गोले ए की धारिता, भाई आपने पढ़ रखा है ना, किसी भी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहां आर क्या है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। बिल्कुल सही, वही काम तो यहां करना है। पहले गोले की त्रिज्या को हमने R1 मान लिया है, व्यास D1 है, तो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, पहले गोले के लिए 1 1 कर दिया दोनों। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 इसमें शिफ्ट कर देंगे, 2R1 मिला के D1 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 इक्वल इतना। ठीक, अब देखिए पहले गोले की धारिता मिल गई, पहले गोले का विभव इतना है, तो पहले गोले पर कुल आवेश, पहले गोले ए पर प्रारंभिक आवेश Q बराबर CV होता है, तो Q1 इक्वल C1 इंटू V1, C1 की वैल्यू पुट करी, V1 की वैल्यू पुट करी। लेकिन दोस्तों हमको देखिए, हमको जो जवाब देना है वो D के टर्म्स में देना है, तो C1 की ये वाली वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, C1 V1, सिंपली C1 V1 में C1 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D1 V1। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ऐसे ही काम करेंगे हम लोग दूसरे वाले गोले के लिए। देखिए दूसरे गोले B की धारिता, देखिए गोली चालक की धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे गोले की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2, और 2R2 को मिला के हमने D2 कर दिया है, तो इतना बन गया। ठीक, चलिए अब दूसरे गोले पर प्रारंभिक आवेश निकालेंगे, और देखिए यहाँ दोस्तों C2 की वो वाली वैल्यू रखेंगे जो D2 के टर्म्स में है। ठीक है, कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D2 इंटू V2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब पहले गोले पर प्रारंभिक आवेश प्लस दूसरे गोले पर प्रारंभिक आवेश इज इक्वल टू कुल प्रारंभिक आवेश, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा, Q इज इक्वल टू ये Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा D1 V1 प्लस D2 V2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये प्रारंभिक आवेश आ गया। अच्छा, अब देखिए फिर इनको क्या किया है, पतले धातु के तार से जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब इनको आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। अब दोनों का विभव V1 V2 ना होके दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे, यानी V के बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार कुल अंतिम आवेश कितना हो जाएगा, Q डैश इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D1 V प्लस D2 V, क्योंकि दोस्तों V1 V2 नहीं रहा, केवल V हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए वो बात अलग है, जब आप इस प्रक्रिया में दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश संरक्षित होगा, यानी Q और Q डैश का मान बराबर होगा, परंतु Q इक्वल Q डैश है। चलिए यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, पार्टीशन कर दे रहा हूं मैं, यहां लिखता हूं Q बराबर है दोस्तों किसके, Q डैश के। वैल्यू रख दीजिए भाई, Q की वैल्यू कहां है, ये है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D1 V1 प्लस D2 V2 इक्वल। ठीक है, यहां देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहां से हम V कॉमन भी तो निकाल सकते हैं, कितना बनेगा ये D1 प्लस D2, और ये बाहर हो जाएगा V। ठीक है, देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V आ जाएगा बराबर हमारे, ये हो जाएगा D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन में D1 प्लस D2। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि जोड़ने पर इनके परिणामी विभव V का मान निकालना था, वो तो निकाल चुके हैं कि जोड़ने बाद दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन D1 प्लस D2। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास भी निकालना है। ऊर्जा ह्रास तो तब पता चलेगा ना, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा दोस्तों। कुल प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा, वही प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, तो UI मतलब इनिशियल कैसे मिलेगा भाई, दो गोले हैं, पहले गोले की प्रारंभिक ऊर्जा निकाले, दूसरे गोले की प्रारंभिक ऊर्जा निकाले, दोनों को जोड़ दें तो कुल प्रारंभिक ऊर्जा आ जाएगी, यानी ये UI बराबर UAI प्लस UBI। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है U बराबर कितना होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि किसी भी चालक की, किसी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का मान हाफ CV स्क्वायर होता है, यानी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, तो ये भी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होगा। चलो अब आप इसे यहाँ पुट कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2, गोले A की बात हो रही है तो C की जगह कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा, और प्रारंभिक स्थिति की बात हो रही है तो दोस्तों प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभ में पहले गोले का विभव V1 था, तो ये हो जाएगा V1 का
स्क्वायर प्लस दूसरे के लिए 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा UI। अब फटाफट वैल्यू रख लेते हैं, जो कुछ होगा देखते हैं। ठीक है, कितना आएगा, UI इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन आ जाएगा। ठीक, बचेगा C1। C1 की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने पीछे निकाला था वही बात कर रहा हूं। ठीक है, D1 और ये हो गया हमारा V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 तो बाहर निकल गया। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और D2 और V2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा। और जैसे ही आप 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालेंगे कट भी जाएगा 2 से। ठीक है, कितना बचेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचेगा D1 V1 का स्क्वायर प्लस D2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए कितना हो गया, UI, ये प्रारंभिक ऊर्जा निकल आई। इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी थी, ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं दोस्तों हम लोग, क्योंकि वही क्वेश्चन से मैं कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुल अंतिम ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, फिर दोनों को माइनस करना होगा। कुल अंतिम ऊर्जा देखते हैं, तो अंतिम ऊर्जा, अंतिम मतलब फाइनल, UF इज इक्वल टू UAF, यानी UAF मतलब U मतलब स्थितिज ऊर्जा है, A मतलब गोले A की है, F मतलब फाइनल है। ठीक है, और ये UB, चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा, U बराबर वही लगेगा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है भाई, U बराबर कितना होता है दोस्तों, U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो पहले गोले के लिए, गोले A के लिए लगाइए, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 C1, और देखिए जोड़ने के बाद V1 V2 नहीं रहा, जोड़ने के बाद दोनों गोलों का विभव केवल V हो गया। तो यहाँ V1 V2 जैसे यहाँ लिखा था मैंने V1 V2 वो नहीं लिखेंगे, C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या आ रहा है देखिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा UF इज इक्वल टू, देखिए काफी कुछ कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा, और बाहर आपका V स्क्वायर भी कॉमन आ गया। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, 1/2 और C1 की वैल्यू रखिए, कितना आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 प्लस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D2। ठीक है, और बाहर ये V स्क्वायर निकल आया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, UF इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, और कितना बचा, ये बचेगा D1 प्लस D2। ठीक, और आपका यहां पे बचा V स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पे बच रहा है आपका V स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 7। अब ऊर्जा हास निकालना है, तो ऊर्जा हास कैसे निकलेगा, इसका मतलब होता है दोस्तों कमी। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आएगा, U अंतिम माइनस प्रारंभिक करें। ठीक है, चलिए लेकिन हास निकाल रहे हैं, हास निकालना मतलब हम जानते हैं कम हो रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले घटाएंगे, UI माइनस का UF। ठीक है, चलिए घटाइए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, UI की वैल्यू कितनी आई है, ये आ रही है पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे है D1 V1 का स्क्वायर प्लस D2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और माइनस UF की वैल्यू कितनी है, पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां देखिए ये हो गया D1 प्लस D2 और यहां पे इंटू में V2। ठीक है, सॉरी V स्क्वायर। अब देखिए कितना आ गया, ये हो गया है पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। ठीक, और देखिए कितना बचा, D1 V1 का स्क्वायर प्लस D2 V2 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा दोस्तों, और देखिए माइनस, अच्छा अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक, माइनस, और देखिए यहां बचा D1 प्लस D2। ठीक, और यहां पे देखिए V1 की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी वो रख दीजिए दोस्तों, कितनी वैल्यू निकली थी V1 की, सॉरी V की वैल्यू निकली थी D1 V1 प्लस D2 V2 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। लेकिन दोस्तों ये वैल्यू V की निकली थी, यहां V स्क्वायर करना है, कोई बात नहीं, हम यहां पे स्क्वायर कर देंगे, यहां भी स्क्वायर कर देंगे, ये एक पावर कट जाएगी, ये पूरा इससे एक टाइम कट जाएगा, और क्या बचेगा, अच्छा इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा मैं। ठीक है, यहां देखिए D1 प्लस D2 है, यहाँ D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाने बाद जो बचेगा वो लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा D1 V1 का स्क्वायर प्लस D2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां देखिए ये कट जाएगा, इससे कितना बचेगा, ये बचेगा D1 V1 प्लस D2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। अब इधर का मैं रफ करता हूं, अब यहां से देखिए क्या बचा, डेल्टा U इज इक्वल टू, यहां तक तो सही चल रहा है ना, चलिए
अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो d1 मिलके कितना हो जाएगा, d1 का स्क्वायर इंटू में v1 का स्क्वायर, ठीक। इसी तरह इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। और दोस्तों लेकिन इसका इससे किया ना, इसका इससे भी करिए, कितना हो जाएगा यार। चलिए मैं इसको पूरा प्रॉपर लिख लेता हूं फिर करूंगा, ठीक है। डेल्टा u इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट d1 v1 का स्क्वायर प्लस d2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने ब्रैकेट में किया बंद, इसका एलसीएम लिया इसके साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा d1 प्लस d2, ठीक है, सॉरी d1 प्लस d2, ठीक है। और फिर हमने इसको बंद कर दिया, फिर माइनस कितना बना ये बना d1 v1 प्लस d2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d1 प्लस d2, ठीक है। अब इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों कटेगा भी कुछ, काफी कुछ कटेगा, कुछ नहीं काफी कुछ कटेगा, ठीक है, काफी कुछ बच भी जाएगा। देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे किया कितना बना, ये बना d1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करिए कितना बनेगा, प्लस में d1 d2 और ये बनेगा v1 का स्क्वायर, प्लस इसका इससे करिए कितना बनेगा d2, ये बनेगा d2 d1, ठीक है, और v2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस d2 का स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर खोलिए कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो पहले a स्क्वायर खोलिए कितना बनेगा, d1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन था इसलिए माइनस हो गया, फिर यहाँ b स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा d2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, माइनस में 2ab होता है, ये हो गया 2d1 2d1 d2 v1 v2, ठीक है। और इसके बाद कितना हो जाएगा, ये बनेगा d1 प्लस d2, चलिए काफी कुछ कट रहा है, d1 स्क्वायर v1 स्क्वायर d2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये गया, कितना बच रहा है, ये बचेगा दोस्तों पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए काफी कम हो गया, यहां बन रहा है d1 d2 v1 का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म बच रहा है, ये भी कितना बच रहा है, d1 d2 v2 का स्क्वायर, और माइनस में ये वाला टर्म बच रहा है 2 टाइम्स, माइनस में यहां लिख दे रहा हूं मैं, माइनस में 2 टाइम्स d1 d2 v1 v2, ठीक है, इतना लिखा मैंने, और ये बन जाएगा d1 प्लस d2। देखिए अब इसके आगे तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, इसके आगे कुछ होता दिख भी नहीं रहा, केवल d1 d2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए बस, कितना बनेगा, ये बन जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे ज्यादा सॉल्व तो होने से रहा है, d1 d2 बाहर आ गया और अंदर कितना बचेगा, v1 का स्क्वायर प्लस ये बचेगा v2 का स्क्वायर, और माइनस में 2 v1 v2, और अपॉन में क्या बचेगा, d1 प्लस d2, और देखिए दोस्तों ये कुछ बन रहा है, ये भी बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आप उसको पैक कर दीजिए फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा, डेल्टा u इज इक्वल टू, ये बनेगा पाई एप्सिलॉन नॉट d1, डेल्टा u इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट d1 d2, और यहां बनेगा ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d1 प्लस d2। ओके दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आज के लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। धन्यवाद।